दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अध्याय 5 भारत में मानव पूंजी का निर्माण। इस अध्याय में आप जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो हैं मानव पूंजी क्या है, इसके स्रोत क्या हैं, भौतिक पूंजी यानी फिजिकल पूंजी और मानव पूंजी में अंतर क्या है, भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में कैसे बदला जाए, मानव पूंजी और मानव विकास किस प्रकार संबंधित हैं और भारत में किस प्रकार शिक्षा के आगे के राह को सुधारा जाए। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ सकते हैं, देख लीजिए। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास की अवधारणाएं क्या क्या हैं, भारत में मानव पूंजी में निवेश, आर्थिक समृद्धि और मानव विकास के परस्पर संबंध क्या हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय की आवश्यकता क्या है और भारत की शैक्षणिक उपलब्धियां क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल का एक कथन देखते हैं, जिनका कहना है कि शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक निधि के व्यय की सार्थकता का मूल्यांकन केवल उसके प्रत्यक्ष परिणामों के माध्यम से नहीं हो, इसमें निवेश मात्र ही लोगों को उससे अधिक अवसर उपलब्ध कराने में पर्याप्त होगा जितना कि वे स्वयं ही प्राप्त कर सकते थे। इसके माध्यम से कितने ही ऐसे व्यक्तियों की अंतर्निहित योग्यताएं उजागर हो पाती हैं जो अन्यथा बिना पहचान के ही मर जाते। तो शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल का ये कथन है कि एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक गुणों का विकास करती है और शिक्षा के अभाव में ये गुण दुनिया के सामने नहीं आ पाते। आइए देखते हैं इस अध्याय का इंट्रोडक्शन, परिचय। मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर यदि हम विचार करें तो ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की और उसका प्रसारण करने की क्षमताएं हैं, जो मनुष्य की बातचीत, लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करते आ रहे हैं। मनुष्य ने ये शीघ्र ही जान लिया कि हमें कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और कौशल यानी स्किल की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं। इसी कारण पहला दूसरे की अपेक्षा अधिक आय का सृजन करता है और आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान अधिक होता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जो कौशल पूर्ण है या उसको शिक्षा प्राप्त है तो वही काम को वो दूसरे ढंग से करेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कई ऐसे लोग होते हैं जो कठोर परिश्रम करने के बाद भी उतना वेतन नहीं पाते हैं जितना एक ज्ञानवान मनुष्य जो है अपने बैठ के या किसी फाइल वर्क को या कंप्यूटर पर काम करके पा जाता है। शिक्षा पाने का प्रयास जो है दोस्तों केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसके लिए और अधिक मूल्यवान लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? तो शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। ये किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के योग्य बनाता है और व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों की बेहतर समझ प्रदान करता है और इनोवेशन यानी नव आविष्कार या नव परिवर्तनों को बढ़ावा देता है। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। देश में शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हैं क्योंकि यह विकास प्रक्रिया को तेज करती है। यहाँ पर आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो किसान हैं। किसानों को समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण से खेतों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पर समान भूमि की मात्रा होने पर भी उसकी उपज मुझसे अधिक क्यों है, ये एक किसान दूसरे के बारे में सोचता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल क्या है। देखिए जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी तरह वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता यानी इंजीनियर और डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में परिवर्तित कर सकता है। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की ज़रूरत है जो ऐसे योग्य व्यक्तियों के रूप में अधिक होती है जो पहले स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हों और प्रोफेसरों आदि के रूप में कार्य करने के योग्य हैं।
दूसरे शब्दों में हमें अन्य मानव पूंजी जैसे नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता और प्रशिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। और ये शिक्षक और प्रशिक्षक एक तरह से बेहतर मानव पूंजी के उदाहरण हैं और इन्हीं के द्वारा हम छात्रों को डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स आदि के रूप में प्रशिक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि हमें मानव संसाधनों को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश करने की आवश्यकता है। आइए इन प्रश्नों के माध्यम से मानव पूंजी के अर्थ को समझने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है कि मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं? क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहाँ की मानव पूंजी में कोई संबंध है? और तीसरी बात ये कि क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है? तो इन प्रश्नों के उत्तर से हम जान पाएंगे कि मानव पूंजी का अर्थ और उसकी विशेषताएं क्या हैं। और चौथा प्रश्न ये है कि भारत में मानव पूंजी के निर्माण में सरकार की या सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका हो सकती है। तो सबसे पहले आइए जानने का प्रयास करें मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं। दोस्तों, शिक्षा में जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसको मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन और सूचना, ये मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत हैं। हम जानते हैं कि हमारे माता पिता शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मानव पूंजी में व्यय कर रहे हैं और उनको पता है कि उनका लड़का एक दिन पढ़ लिख कर कुछ न कुछ हो जाएगा और उनकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। व्यक्तियों द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ उसी प्रकार का खर्च है जैसा कि कंपनियां निश्चित अवधि में अपने दीर्घकालिक निश्चित लाभ को सुधारने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर करती हैं। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। शिक्षा की भांति स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। और किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है, एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति? तो आप जानते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति ही कोई भी काम अच्छे से कर सकता है। तो चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध नहीं होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख रहेगा, इससे उत्पादकता में कमी आएगी और इस प्रकार से स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत है, उसी तरह जैसे शिक्षा पर व्यय। देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान यानी टीकाकरण। ये चिकित्सकीय आयुर्विज्ञान यानी बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा, और मानसिक आयुर्विज्ञान जो कि स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता और ज्ञान के प्रसार से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ स्वच्छ पेयजल का प्रावधान आदि खर्च पर होने वाली राशि स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न रूप हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य पर जो व्यय किया जाता है, देखिए, स्वास्थ्य पर किया गया व्यय स्वस्थ श्रम बल की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और इसी कारण ये मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। तो जिस तरह से हम शिक्षा पर मानव पूंजी निर्माण के लिए व्यय करते हैं, उसी तरह स्वास्थ्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों, कोई फर्म जो प्राइवेट फर्में होती हैं, वो अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करती हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं। फर्म के अपने कार्यस्थल पर ही पहले से काम को जानने वाले कुशल कर्मचारियों को काम सिखा सकते हैं। दूसरी बात ये कि कर्मचारियों को किसी अन्य संस्थान में प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जा सकता है और दोनों ही विधियों में फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर कुछ व्यय करती है। इसी कारण से फर्म इस बात पर बल देगी कि प्रशिक्षण के बाद वे कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक अवश्य फर्म के पास कार्य करें और इस प्रकार फर्म उनके प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की उगाही अधिक उत्पादकता से जो लाभ होता है उसमें कर पाने में सफल होती है। यानी कोई भी फर्म या कंपनी प्रशिक्षण पर जो व्यय करती है उसका मुख्य कारण यही होता है, उसका उद्देश्य ये है कि उन कर्मचारियों से उसकी उत्पादकता या उनकी कुशलता का लाभ उच्च उत्पादकता में प्राप्त किया जाए। तो कार्य के दौरान दोस्तों प्रशिक्षण पर किया गया व्यय इस दृष्टि से मानव पूंजी का स्रोत बन जाता है और ऐसे खर्च की तुलना में श्रम उत्पादकता में वृद्धि से हुए लाभ कहीं अधिक होते हैं। यानी अगर जो हम प्रशिक्षण पर 1 रुपये का निवेश करते हैं तो उससे कंपनी कभी कभी 2, 5 या 10 रुपये का भी लाभ प्राप्त कर सकती है। तो ये देखिए,
कितना सही तरीका है, कितना आसान तरीका है कि प्रशिक्षण या मानव पूंजी से हम अधिक उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। एक बात और कि व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवासन या पलायन करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रव्रजन मुख्यतः गांव में बेरोजगारी के कारण होता है। इसका कारण क्या है? तकनीकी शिक्षा संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतनमान की अपेक्षा में दूसरे देशों को चले जाते हैं और प्रवासन की दोनों ही स्थितियों में परिवहन की लागत और उच्चतर निर्वाह लागत के साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिक लागतें भी प्रवासी श्रमिकों को सहन करनी पड़ती हैं। किंतु नए स्थान पर उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होती है। इसलिए प्रवासन पर व्यय मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है। व्यक्ति श्रम बाजार और दूसरे बाजार जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या है या फिर क्या शैक्षिक संस्थाएं सही प्रकार के कौशल में प्रशिक्षण दे रही हैं और किस लागत पर। ये जानकारी मानव पूंजी में निवेश करने से प्राप्त मानव पूंजी के भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होती है। इसलिए श्रम बाजार या अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। देखिए दोस्तों, भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर मानव पूंजी के वैचारिक आधार की रचना की गई है। दोनों के बीच यानी भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में कुछ समरूपताएं और प्रभावशाली असमानताएं हैं। इसको हम देखिए इस बॉक्स के माध्यम से देख सकते हैं, भौतिक और मानवीय पूंजी के रूप में समझकर। दोस्तों, भौतिक और मानवीय पूंजी दोनों ही प्रकार की पूंजी सुविचारित निवेश निर्णय का परिणाम होता है। भौतिक पूंजी में निवेश का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है और इस संबंध में उद्यमी के पास अनेक प्रकार के निवेश विकल्पों की आंतरिक प्रतिफल दर का आकलन करने का ज्ञान होता है और इन गणना के बाद यानी कोई भी निवेशक पूरी गणना करने के बाद कि किसी निवेश से उसे कितना लाभ होगा तभी वो निवेश करने का निर्णय करता है। और दोस्तों, भौतिक पूंजी का स्वामित्व तो उस व्यक्ति के सुविचारित निर्णय का परिणाम होता है। भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। लेकिन मानवीय पूंजी तो मानव पूंजी का निर्माण का महत्वपूर्ण भाग व्यक्ति के जीवन की उस अवधि में होता है जब वह निर्णय लेने में असमर्थ होता है कि क्या वह अपनी आमदनी को अधिकतम कर पाएगा या नहीं। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित निर्णय उसके अभिभावक तथा समाज ही करते हैं। उनके समकक्षी शिक्षाविद और समाज उच्चतर स्तरों यानी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पर मानव पूंजी में निवेश संबंधी निर्णय को प्रभावित करते हैं। फिर भी इस स्तर पर मानव पूंजी निर्माण विद्यालय स्तर पर मानव पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। मानव पूंजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है और अंशतः मानव पूंजी की धारण करने वालों के सुविचारित निर्णय का प्रतिफल है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बस जैसी भौतिक पूंजी के स्वामी को सदैव वहां उपस्थित नहीं रहना होता जहां वह बस यात्रियों के सामान परिवहन में प्रयुक्त हो, किंतु उस वाहन को चलाने वाले के ज्ञान से संपन्न चालक की वाहन के साथ रहना पड़ता है। भौतिक पूंजी दृश्य पूंजी होती है, उसे किसी भी वस्तु की तरह बाजार में बेचा जा सकता है। मानव पूंजी अदृश्य होती है, ये धारक के शरीर और मस्तिष्क में रची बसी होती है। बाजार में मानव पूंजी को नहीं बेचा जा सकता है, केवल उसकी सेवाओं की बिक्री की जा सकती है। इसलिए मानव पूंजी के स्वामी को उसके उत्पादन के स्थान पर उपस्थित होना जरूरी नहीं है। भौतिक पूंजी को उसके स्वामी से पृथक किया जा सकता है, लेकिन मानव पूंजी का स्वामी से पृथककरण संभव नहीं है। दोस्तों, दोनों प्रकार की पूंजियों में उनके स्थानों की गतिशीलता के आधार पर अंतर होता है। कुछ कृत्रिम अपवादों को छोड़कर भौतिक पूंजी का विश्व भर में निर्बाध आवागमन चलता रहता है, किंतु मानव पूंजी का प्रवाह इतना निर्बाध नहीं होता है। इसके मार्ग में राष्ट्रीयता संस्कृति की बाधाएं आती हैं। इसलिए भौतिक पूंजी का निर्माण तो आयात के सहारे भी हो जाता है, लेकिन मानवीय पूंजी की रचना समाज और अर्थव्यवस्था की अंतर्भूत विशेषताओं के रूप में सुविचारित नीति निर्धारण संबंधी निर्णय और सरकार और व्यक्तिगत व्यय के आधार पर होती है। देखा जाए तो समय के साथ साथ दोनों ही प्रकार की पूंजियों में मूल्य ह्रास होता है। किसी मशीन के निरंतर प्रयोग से वह घिस जाती है और प्रौद्योगिकी परिवर्तन यानी टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन हो जाए तो उसे पुराना घोषित कर देते हैं।
मानव पूंजी में भी आयु के अनुसार कुछ ह्रास होता है, किंतु शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर निवेश उस ह्रास का काफ़ी सीमा तक निराकरण किया जा सकता है। ये निवेश मानव पूंजी को प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का सामना करने योग्य बना देता है, किंतु भौतिक पूंजी में किसी भी प्रकार से प्रौद्योगिकी परिवर्तन का सामना करने की क्षमता नहीं आ पाती। मानव पूंजी द्वारा सृजित हित लाभ के प्रवाह का स्वरूप दोस्तों ये भौतिक पूंजी से अलग होता है। मानव पूंजी से केवल उसका स्वामी ही नहीं बल्कि सारा समाज लाभान्वित होता है। इसे एक आउटर जो लाभ है दोस्तों, बाह्य हित लाभ कहा जा सकता है। एक सुशिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावपूर्ण भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र को सामाजिक आर्थिक प्रगति में योगदान करता है, और एक स्वस्थ व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर आसपास में सफाई के माध्यम से रोगों का संक्रमण रोक उन्हें महामारियों का रूप धारण करने नहीं देता है। दोस्तों, मानवीय पूंजी का क्षेत्र दायरा व्यापक है। इससे व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक हित लाभों का सृजन होता है। इसके अलावा दोस्तों, भौतिक पूंजी प्रायः निजी लाभ को जन्म देती है और पूंजीगत पदार्थों के लाभ उन्हीं को मिल पाते हैं जो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत चुका सकें। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि भौतिक पूंजी दिखाई देता है, दृश्यमद है, मानवीय पूंजी अदृश्यमद है, लेकिन जो भौतिक पूंजी है उसका दायरा सीमित है। वो ऐसे तो कहा जाए तो व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन मानवीय पूंजी का दायरा बड़ा है। ये व्यक्तिगत और समाज के लाभ के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आइए जानते हैं मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक होता है? किसी कारखाने के कर्मचारी का या सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ का? हम जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है। आर्थिक समृद्धि का देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है, तो फिर स्वाभाविक है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक बिना रुके व्यवधान रहित श्रम की आपूर्ति कर सकता है, और इसलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। इसलिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवर्सन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती है। मानव की संवर्धित उत्पादकता या मानव पूंजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि ये साथ ही साथ परिवर्तन को प्रोत्साहित कर नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करती है। शिक्षा दोस्तों समाज में परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आविष्कार और नए नए परिवर्तनों में सफलता मिलती है। इसलिए शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। दोस्तों, मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि होती है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। इसे सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। इसका कारण मापन की समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूली वर्षों की गणना, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात और नामांकन दर आदि के आधार पर शिक्षा का मापन उसकी गुणवत्ता को आर्थिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं पर मौद्रिक व्यय, जीवन प्रत्याशा और मृत्यु दरों से देश की जनसंख्या के वास्तविक स्वास्थ्य स्तर का सही ज्ञान करने में नहीं होता है। यदि इन सूचकों का प्रयोग कर विकसित तथा विकासशील देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य स्तरों और प्रति व्यक्ति आय में सुधारों की तुलना करें, तो हमें क्या है, मानव पूंजी के परिवर्तनों में साहचर्य दिखाई पड़ता है, किंतु प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में कोई प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए कि जो मानव पूंजी है वो विकसित देश उस पर अधिक व्यय करते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति मानव पूंजी का एक महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ पर देखिए किस तरह वैज्ञानिक शोध कार्य में लगे हैं। दोस्तों, विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है, लेकिन उसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं है। और ये मानना तर्कसंगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी एक ओर जहां प्रवाहित उच्च आय दर मानव पूंजी के सृजन का कारण बनती है, तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है। भारत ने बहुत पहले आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि एक विशाल जनसंख्या वाले देश में विशेष रूप से मानव संसाधन यानी
जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं दोस्तों, मानव पूंजी के विकास को आर्थिक विकास के युग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना ही होगा। उचित प्रशिक्षण और करके एक विशाल जनसंख्या अपने आप में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाली परिसंपत्ति बन जाएगी। साथ ही इस दिशा में, ये वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन भी सुनिश्चित कर सकेगी। मानव पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य तथा आर्थिक समृद्धि के बीच कारण प्रभाव संबंध का स्पष्ट निरूपण कठिन है, किंतु आपने सारणी में देखा कि ये दोनों क्षेत्र साथ साथ जुड़े हुए हैं। संभवतः प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि ने दूसरे क्षेत्र की समृद्धि को सहारा दिया है। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी। दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्र में ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विभिन्न आयामों की या विषयों की योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्र में नए कुशल कामगारों की ज़रूरत होगी। महामारी और के बढ़ते प्रभाव, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। और आपने दोस्तों कोविड-19 महामारी के दौरान ही देखा कि बहुत सारे देशों ने वैक्सीन बनाने का कार्य किया और बहुत तेज़ी से उस पर अपने वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक और जो हमारे विषाणु जीव शास्त्री थे उनको लगाया, ताकि इससे क्या हो सके कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन या कोविड-19 महामारी का एक वैक्सीन खोज लिया जाए और लोगों को सुरक्षित बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शिक्षा के द्वारा ही संभव हैं। और शिक्षा और ज्ञान, दोस्तों, मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक बनने की राह पर अग्रसर है। और इस नीति का दृष्टिकोण ये सुझाव देता है कि केवल मानव पूंजी का निर्माण ही भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की राह पर ले जा सकता है। भारत में आगे चलकर मानव पूंजी निर्माण ही इसकी अर्थव्यवस्था को ज्ञान परिदृश्य पर आधारित आर्थिक समृद्धि के उच्च पथ पर ले जाएगा। यहाँ पर देखिए, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत में पिछले 2 दशकों में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने बहुत प्रगति की है। उत्साहजनक प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है। अब तो उद्यमी, नौकरशाह और राजनेता इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारत किस प्रकार अपने आप को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है, अर्थतंत्र में परिवर्तित कर सकता है। कुछ ग्रामीणों द्वारा ईमेल के प्रयोग के उदाहरणों को ऐसे व्यापक परिवर्तन का संकेत माना जाता है। इस प्रकार ई गवर्नेंस को भविष्य के एक मार्ग के रूप में जाना जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी का सही मूल्यांकन वर्तमान आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है और आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं मानव विकास करने में सक्षम होंगी। आइए देखते हैं दोस्तों मानव पूंजी और मानव विकास के बारे में। तो ये दोनों पारिभाषिक शब्द मिलते जुलते भले ही हैं, लेकिन इनके बीच अंतर है। क्या अंतर है? मानव पूंजी और मानव विकास यानी ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या अंतर है? तो मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है और मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है, क्योंकि जब लोगों में पढ़ने, लिखने तथा सुदीर्घ स्वस्थ जीवन यापन की क्षमता आती है तभी वह ऐसे अन्य चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिसे वे महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों, मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है और ये साध्य उत्पादकता में वृद्धि का है। और इस मतानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है इस पर किया गया निवेश अनुत्पादक है अगर उससे वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि न हो। तो ये भी कहा जा सकता है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया जाता है उसको अनुत्पादक माना जाएगा यदि उससे वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत में या उसके उत्पादन में वृद्धि न हो।
मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है। भले ही शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार नहीं हो, किंतु इसके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन होना चाहिए। इसलिए श्रम की उत्पादकता में सुधार के पक्ष को अनदेखा करते हुए भी बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को अपना अलग महत्व है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकार सिद्ध हो जाता है और दूसरे शब्दों में समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार होता है। आइए देखते हैं भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति क्या है। दोस्तों, इस खंड में हम भारत में मानव पूंजी निर्माण का विश्लेषण करेंगे। हम पहले जान चुके हैं कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना निवेश का परिणाम है। इसमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं और हम जानते हैं कि भारत देश की प्रशासनिक व्यवस्था संघीय है। इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय यानी नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि हैं। भारत के संविधान ने सभी स्तर के प्रशासकीय निकायों के कार्यों, दायित्वों को भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर व्यय तीनों ही प्रशासकीय स्तरों के साथ साथ वहन किया जाता है और स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण हम आगे के अध्याय में करेंगे। यहाँ पर हम शिक्षा क्षेत्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों देखिए, क्या आपको पता है कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? भारत में शिक्षा क्षेत्र के विश्लेषक के रूप में हम यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करेंगे। हम जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी और सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है। इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता है, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। मान लीजिए जब किसी बच्चे के किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है जहां आवश्यकता सुविधाएं या आवश्यक सुविधाएं नहीं हों, तो इससे पहले कि बच्चे को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जाए, पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी होगी। यही नहीं, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही संस्थाएं एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं और शोषण करने लगती हैं। यहाँ सरकार की भूमिका का एक स्वरूप ये हो सकता है कि वो निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवाएं देने और उनकी उचित कीमत उगाहने को बाध्य करे। देखिए दोस्तों, भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आती है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मंत्रालय का और विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, भारत जैसे विकासशील देश में जहां जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर पाते और यही नहीं, भारत की अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती। जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में नागरिकों का अधिकार मान लिया जाता है, तो ये भी अनिवार्य है कि सभी सुपात्र नागरिक यानी जो उसके योग्य हैं, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से दलित, वंचित वर्गों को सरकार ये सुविधाएं निःशुल्क दे। 100% साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धियों में प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वर्षों से अपने शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि कर रही हैं। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि किस प्रकार? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है। सरकार द्वारा किए गए शिक्षा पर कुल व्यय को अधिक सार्थक रूप से समझने के लिए हम इस व्यय को दो प्रकार से जान सकते हैं: कुल सरकारी व्यय में इसका प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत। देखिए, कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्व का सूचक है। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षिक व्यय का प्रतिशत ये व्यक्त करता है कि व्यक्तियों की आय का कितना भाग देश की शैक्षणिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 1952 से लेकर 2014 के बीच कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय 7.92% से बढ़कर 15.7% हो गया है।
इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत 0.64% से बढ़कर 4.13% हो गया है और इस संपूर्ण समयावधि में शैक्षिक व्यय की वृद्धि समान नहीं हो रही है। इसमें अनियमित रूप से उतार चढ़ाव आते रहे हैं। यदि इस सरकारी व्यय के साथ हम व्यक्तियों के द्वारा किया गया निजी व्यय और परोपकारी यानी धर्मार्थ संस्थाओं के शैक्षणिक व्यय को शामिल कर लूँ तो शिक्षा पर कुल व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है। उच्चतर और तृतीयक शैक्षणिक संस्थानों जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान जैसे महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान और विश्वविद्यालय आदि हैं, उन पर होने वाला व्यय सबसे कम है। यद्यपि औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, लेकिन प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। इसका अर्थ ये नहीं कि वित्तीय संसाधनों को उच्चतर शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा की ओर कर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे जैसे हम विद्यालय शिक्षा का प्रसार करेंगे तो हमें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों से प्रशिक्षित और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इसलिए शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय में वृद्धि करनी होगी। इसके अलावा शैक्षणिक आधारित संस्थाओं में पर्याप्त निवेश होना चाहिए। दोस्तों 2014-15 में प्रारंभिक शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में राज्यों के बीच काफ़ी अंतर है। हिमाचल प्रदेश में इसका उच्च स्तर 34,651 रुपये, वहीं बिहार में ये 4,088 रुपये है। इस प्रकार की विषमताओं के कारण ही विभिन्न राज्यों में शिक्षा के अवसर और शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर में भारी अंतर हो जाता है। विभिन्न आयोगों के द्वारा शिक्षा व्यय के वांछित स्तर के साथ यदि शिक्षा व्यय की तुलना की जाए तो इसकी अपर्याप्तता समझ में आ जाएगी। 1964 से 66 में शिक्षा आयोग ने सिफारिश की कि शैक्षणिक उपलब्धियों की समृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कानून बनाया। इसके अंतर्गत आप जानते हैं 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने का बात किया गया और 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति ने अनुमान लगाया था कि देश के 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए 1998-99 से 2000 से 2007 तक के 10 वर्षों की अवधि में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए व्यय करना होगा। सकल घरेलू उत्पाद के 6% स्तर की तुलना में वांछित वर्तमान 4% व्यय का स्तर बहुत कम है और आने वाले वर्षों में 6% के लक्ष्य तक पहुंचने की आवश्यकता है, जैसा कि सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है। भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकर लगाना अनिवार्य किया है। शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने के लिए सुरक्षित रखा गया है। साथ ही सरकार ने उच्च शिक्षा संवर्धन के लिए एक विशाल धनराशि स्वीकृत कराने की बात कही है और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक नई ऋण योजना की भी घोषणा की गई है। भारत में शैक्षणिक उपलब्धियां तो सामान्यतया किसी देश की शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन वयस्क साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर और युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है और इसके द्वारा हम इन दरों को 2 आंकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या उपलब्धियां हैं उनको यहाँ पर इस चार्ट में दिया गया है कि वयस्क साक्षरता दर 15 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग में साक्षरता प्रतिशत, ये देखिए ये 1990 की स्थिति है, खराब है। 62% पुरुष और 38% महिलाओं में शिक्षा थी। 2002 में ये 68 और 45% हुआ। 2011 में 79 और 59% और 2015 में पुरुष और स्त्री साक्षरता की दर 82 और 66% हो गई है। इसी तरह युवा साक्षरता में भी दोस्तों बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत में जो शैक्षणिक उपलब्धियों का दायरा है या स्तर है लगातार बढ़ा है। भविष्य की संभावनाएं क्या हैं? दोस्तों सबके लिए शिक्षा अभी एक सपना है। यद्यपि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार हो रहा है, लेकिन आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। भारत के संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया था कि सरकार संविधान पारित होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी और इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो अब तक 100% शिक्षा प्राप्त हो गई होती, साक्षरता मिल गई होती।
लिंग समानता पहले से अब बेहतर। तो दोस्तों अब साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा है। पहले लिंग समानता न होने की वजह से पुरुषों का साक्षरता और महिलाओं के साक्षरता दर में बहुत अंतर था, लेकिन दोनों में लिंग समानता की दिशा में ये एक सकारात्मक प्रयास है। नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहन दिए जाने के कई कारण हैं, जैसे शिक्षा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार करती है। साथ ही शिक्षा प्रजनन दर और स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव डालती है। इसलिए हमें साक्षरता स्तर सुधारने के अपने प्रयासों में शिथिलता नहीं लानी चाहिए और हमें 100% वयस्क साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए अनेक मंजिलें पार करनी हैं। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की विशेषता है या कमी कहा जाए, उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी। तो भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत नुकीला है, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे संगठन के आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक और ऊपर अध्ययन किया हुआ युवा पुरुषों के बीच बेरोजगारी की दर 19%, उनके शहरी समकक्षों में 16% अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोजगारी थी। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में लगभग 30% बेरोजगार हैं, जो युवा ग्रामीण महिला थीं। इसके विपरीत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवाओं में केवल 3 से 6% बेरोजगार थे। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार इस स्थिति में अभी तक सुधार अपेक्षित है। सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए और उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर में सुधार लाना चाहिए, ताकि वहां पढ़ रहे छात्र रोजगार योग्य कौशल प्राप्त कर सकें। जब कम पढ़े लिखे लोगों से तुलना की जाती है, तो शिक्षित लोगों का एक बड़ा अनुपात बेरोजगार है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अपने यहाँ बेरोजगारी का एक मुख्य कारण ये भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो है लोगों को सेवा करने का ये है कि अगर जो कोई सरकारी सेवा में नहीं है तो उसे बेरोजगार माना जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, जो निजी क्षेत्रक है वो इससे भी अधिक समृद्ध है। लोग अपने यहाँ की जो टेंडेंसी है सामान्य, वो केवल सरकारी सेवा को ही सरकारी सेवा मानते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन देख लेते हैं। मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के आर्थिक सामाजिक लाभों से तो सभी परिचित हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान करती आ रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मानव के सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप में सुलभ कराई जानी चाहिए, ताकि आर्थिक समृद्धि के साथ समता की प्राप्ति हो सके। और भारत के पास वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति है। समय की मांग है कि गुणात्मक सुधार किया जाए और इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण कर इन्हें भारत में पर्याप्त रूप से प्रयुक्त किया जा सके। तो ये था अध्याय। अब आइए अध्याय का जो एक पुनरावर्तन है, रिवीजन है, देख लेते हैं। दोस्तों शिक्षा में निवेश भारत को मानव पूंजी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता है और समझबूझ से किए गए निवेशगत निर्णय परिणाम हैं, जो भविष्य में आय के स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा से किए जाते हैं। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य प्रवसन और सूचना मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत हैं। भौतिक पूंजी की संकल्पना मानव पूंजी की संकल्पना निर्धारण का आधार है और पूंजी निर्माण के दोनों प्रकारों में कुछ समानताएं और विषमताएं हैं। मानव पूंजी के निर्माण में निवेश को प्रभावपूर्ण और समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मनुष्य के कल्याण के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि जब लोगों के पास पढ़ने लिखने और दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की योग्यता होगी, तभी वे उन मूल्यों का मापन करने में सक्षम होंगे जिनको वे महत्व देते हैं। और अंत में कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत सरकार द्वारा शिक्षा को दिए गए महत्व को दर्शाता है। आपने अध्ययन किया कि भारत में ये प्रतिशत अभी कम है, इसमें और भी बढ़ोतरी किया जाना जरूरी है, ताकि भारत में प्राथमिक और उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके और कुशल और कर्मठ मानव पूंजी का विकास किया जा सके। तो दोस्तों ये था मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में 11वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का अध्याय 5। अध्याय आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप इसमें समझे हैं कि मानव पूंजी क्या है या कोई भी जो
व्यक्ति है वो मानव पूंजी के रूप में कैसे बदलता है, भौतिक पूंजी मानव पूंजी में अंतर क्या है, भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे बदला जा सकता है, और मानव पूंजी मानव विकास में प्रमुख समानताएं अंतर क्या हैं, और आपने देखा कि भारत में किस प्रकार शिक्षा के राह को आगे और भी सुधारा जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के बारे में तो अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।